टूथ हेल्पी और थ्री हेल्पी दोबारा बता दो सर। अरे वो टूथ एल्पी वन एल्पी नहीं है यार, एंथैल्पी आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, टूथ एल्पी क्या है, या फिर उसको हम बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, ऐसे एंथैल्पी सर वो दोबारा बता दो एक बार। जैसे आपके आ गया। देखिए आयनाइजेशन एंथैल्पी हमने कल क्या बोला था आपको, व्हाट इज सेड आयनाइजेशन एंथैल्पी, हमने बोला इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove the electron from the isolated gaseous atom, right? That was ionization enthalpy. अब ionization enthalpy 1 2 3 क्या पूछ रहे हो ना तुम, करेक्ट? यस सर। जब आप पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे आइटम से, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आप सप्लाई करोगे, सभी सुनो ध्यानपूर्वक होगा, मैं कंटिन्यू करूंगा, ये जो उसने पूछा है ये बताते हुए मैं आगे बढ़ूंगा, ये टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा ऐसे कनेक्ट करते हुए, ध्यान देना। तो जो पहला इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी आपने सप्लाई किया हुआ है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, कितना सप्लाई किया आपने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए बताइए। मान लेते हैं कि एक्स अमाउंट सप्लाई, कितना किया, एक्स सप्लाई किया, चलेगा, एक्स किलोजूल पर मोल एनर्जी आपने सप्लाई करते हैं, एक्स किलोजूल सप्लाई करती है आपने टू रिमूव द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। अभी आपने सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालना है, ठीक है ना, यू वांट टू रिमूव सेकंड इलेक्ट्रॉन, और टू रिमूव सेकंड इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं कि आपने y किलोजूल एनर्जी सप्लाई कर दिया। अब थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालना है आपको, फर्स्ट निकाला, सेकंड निकाला, तीसरा निकालना है, और तीसरे को निकालने के लिए मान लीजिए आपने सप्लाई कर दिया z किलोजूल एनर्जी, ठीक है, x y z। ये x क्या कहलाएगा, x इज द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी I1 एंड y इज सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, बिकॉज़ सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जब एनर्जी सप्लाई किया वो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है, एंड z जो है वो है थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। इज इट क्लियर? यस सर। सर ये कैसे पता करेंगे कि सर किसमें फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है, किसमें सेकंड ज्यादा है या थर्ड ज्यादा है? हाँ ये हम बात करेंगे ना, वो तो अभी बात करना है, ओके। वो हमने कल क्या डिस्कस किया, वो क्या है डिस्कस किया, बस उसका एप्लीकेशन डिस्कस हमने नहीं किया है, वही हमको आज डिस्कस करना है। तो पहली बात अगर सेम एटम की बात करें, अभी हमने बोला एक्स वाई जेड ना, क्या कोई मुझे बताएगा ये एक्स वाई जेड में सबसे अधिक कौन होगा, एक्स बड़ा होगा, वाई बड़ा होगा, जेड होगा, सेम एटम की बात कर रहे हैं हम, डिफरेंट एटम्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो सर? आप स्क्रीन शेयर कर रहे हो क्या? मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ क्या, मुझे नहीं पता था कर रहा हूँ करके, मतलब आप कुछ लिख रहे हो? नहीं मैं आपको दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ, दिख रहे हो सर? हाँ सर दिख रहे हो। फिलहाल सिर्फ दिख रहा हूँ, कुछ लिख नहीं रहा हूँ ठीक है, मैं सिर्फ आपसे बोल रहा हूँ, आपको देख के बोल रहा हूँ, आप नहीं दिख रहे ओके हो पर सर। मैं आपको दिख रहा हूँ, है ना, मैं जस्ट बोल रहा हूँ फिलहाल, कुछ लिखना शुरू नहीं किया मैंने। तो ऑलरेडी हमने कल बात किया था ये, राइट? तो मैं पूछ रहा हूँ जो एक्स वाई जेड अभी मैंने बोला आपको, एक्स क्या है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, वाई क्या है सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, जेड क्या है थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। आप मुझे बताओ बस लॉजिक से, आपके लॉजिक से, एक्स वाई जेड में अधिक कौन होगा, कम कौन होगा, और क्यों ऐसा, क्या लगता है, सेम आइटम की बात कर रहे जेड ज्यादा होगा। यस सर जेड। हैं, ऐसा क्यों, बताओ तो ऐसा क्यों? सर क्योंकि ज्यादा अंदर इलेक्ट्रॉन को फोर्स निकालने के लिए कम लगेगी, सेकंड को उससे थोड़ी और लगेगी, और थर्ड वाले को बहुत लगेगी। वेरी गुड, पर ऐसा सर क्यों? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन कम होंगे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। सर थर्ड वाले के अंदर क्या है, ज्यादा न्यूक्लियस और एटम के बीच में ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए उसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। जैसा हमने कल साइज के बारे में पढ़ा था, याद है आपको, जैसे अगर सेम एटम की अगर हम बात करते हैं, ए
एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे A+ बन जाएगा, और एक निकाल दो ये A2+ बन जाएगा, बराबर ना। तो साइज क्या होता है, ऐसा होगा साइज, तो साइज छोटा हो रहा है। और न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है बताइए, एज यू गोइंग लाइक दिस, व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज? जैसे आप इलेक्ट्रॉन को निकालते हो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज? न्यूक्लियर चार्ज मतलब अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। मतलब जैसे जैसे एक इलेक्ट्रॉन आप निकालते जाओगे, वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन के प्रति, वो बढ़ता जाएगा। अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है कि डिफिकल्ट है? हाँ, डिफिकल्ट। डिफिकल्ट हो यस। तो जैसे आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे, नेक्स्ट निकालना और मुश्किल होगा, और भी मुश्किल होगा, बिकॉज साइज और घट रहा है। जैसे इलेक्ट्रॉन आप निकाल देते हो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और साइज घट रहा है, जिसकी वजह से क्या, उसका मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन घट रहा है, और उसका न्यूक्लियर चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी आप सप्लाई करेंगे वो ज्यादा मात्रा में सप्लाई करना पड़ेगा। क्या ये बात सबको क्लियर हो गया है? यस सर। यस अगर सर। ये बात क्लियर है यस तो सर। फिर आपने कल जो लिखा, आपने I1 I2 I3 क्या लिखा, वो सब लिख लिया ना, क्या है वो, उसके नीचे पॉइंट्स लिखिए। अगला पॉइंट, इन एनी एटम I3, कोई भी एटम क्यों ना हो, उसमें हमेशा जो है I3 बड़ा होगा, फिर I2, फिर I1। जैसे आप अंदर जाते रहेंगे आयनाइजेशन तल पे और बढ़ता रहेगा। व्हाट इज द रीजन? as you keep removing electron, फोर्स ऑफ nuclear, अट्रैक्शन। हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, उसे न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। न्यूक्लियर चार्ज विल डन। लिखा ये बात। ये तो मैंने सेम एटम के लिए बात कर लिया। अब यहाँ पे इसके ऊपर क्या एप्लीकेशन आएगा, देखो ध्यान से। ये I1 I2 I3 जो वैल्यूज, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछता है, हाँ, एग्जामिनेशन में। बताओ, ये लिख लिया आपने? यस सर। देखिए, मान लीजिए ऐसा एक क्वेश्चन में ना ऐसा दिया रहेगा और पूछेगा वो कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है। मानो उसने I1 दिया है 20 जूल पर मोल, I2 दिया है 30 जूल पर, I3 दिया है 100 जूल पर। ये डेटा आपको दे रहे हैं, बोले बाय यूजिंग गिवन डेटा प्रेडिक्ट करने बोलता है कि ये कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है। प्रेडिक्ट ये कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है, ये फर्स्ट ग्रुप का है, सेकंड ग्रुप का है, थर्ड ग्रुप का है, विच ग्रुप एलिमेंट इज दिस। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो हम कैसे समझेंगे वैल्यूज को देखिए कि वो कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है? कोई बता सकता है? एनीबॉडी वुड लाइक टू ट्राई? नो? तो आपको क्या ऑब्जर्व करना पता है कि ऑब्जर्व द लार्जेस्ट जंप बिटवीन द आयनाइजेशन एंथैल्पीज। यहाँ पे सबसे बड़ा जंप कहाँ पे आ रहा है? 1 से 2 में बिग जंप है कि 2 to 3 बड़ा जंप है? हाँ, I2 and I3. I2 and I3। यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है? बस 10 जूल का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे कितना 70 जूल का आ रहा है। यहाँ जंप बहुत बड़ा है। जहां जंप बड़ा है उसका मतलब क्या पता है क्या? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, वो समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। सोडियम एटम है। अब सोडियम में जो है, आप जानते हैं इसका आउटर मोस्ट शेल में कितना होता है जी? 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना? Yes, और sir. अंदर वाले शेल में यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। देखो, पहले मैंने निकाल दिया ये I1, 1 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया, ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गया काम से।
जब मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, I1 हो गया, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हम जानते हैं, IU2 हम जानते हैं कि बड़ा होगा, I1 से बड़ा होगा, परंतु कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं होगा कि यहाँ पे I2 कुछ ज्यादा ही बड़ा होगा। क्यों ज्यादा बड़ा होगा? बिकॉज ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है ना, दिस इज अ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नाउ। फॉर सोडियम एटम IU2 will be extraordinarily very great. Why? Because एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो है सोडियम क्या हो गया, इट हैज अटेन्ड नोबल गैस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन। अब ये बहुत स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना कुछ ज्यादा ही मुश्किल होगा। जनरली मुश्किल है हम जानते हैं, बिकॉज एज यू गो इनसाइड न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, उसीलिए मुश्किल है। तो एक्सपेक्ट, अगर मान लो ये 100 होगा तो एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये 150 होना चाहिए, 120 होना चाहिए, 130 होना चाहिए, ऐसे हम एक्सपेक्ट करते हैं। पर ये भाई 150 नहीं 300 हो जाएगा, एक्सपेक्टेड से बहुत ज्यादा हो जाता है। ऐसा क्यों जाता है? बिकॉज ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज ऑफ स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जब भी वो एलिमेंट जो है अपना नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन करेगा, वहां पे जंप बहुत बड़ा होगा। तो यहाँ पे जंप बहुत बड़ा होगा। अब I3 में जाएंगे ना, मतलब एक निकाल दिया अभी आपने इससे, अभी इससे निकाल, साथ ही है इसके ऊपर। अब जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना I3 ज्यादा होगा, माने 300 है ना, ज्यादा होगा, 350 हो जाएगा, पर बड़ा जंप नहीं मिलेगा। यहाँ जंप बहुत बड़ा मिलेगा। कहाँ मिलेगा? जब स्टेबल हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? जब कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन को निकालना नॉर्मल से भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, उसीलिए वहां पे जंप दिखता है, आपको बहुत बड़ा एनर्जी का डिफरेंस दिखता है। इज द पॉइंट क्लियर? सो ये यस जो सर। ग्रुप 1 का मतलब ये हुआ कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स में सबसे बड़ा जंप कहाँ पे होगा? I1 और I2 के बीच में, है कि नहीं? ग्रुप 1 एलिमेंट्स विल हैव अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन I1 I2। उनका I2 जो है बहुत बड़ा होगा, उनका I2 बहुत बड़ा होगा। वैसे अगर हम ग्रुप 2 के बारे में बात करें, जैसे मैग्नीशियम ले लो, तो उनके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना। अब पहले इलेक्ट्रॉन निकाल दिया आपने, I1 हो गया, मान लो इससे लगा 50 जूल। फिर और एक निकाल दिया आपने, ये I2 मान लो लग गया भाई 70 जूल। जब 2 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया, अब बताओ क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा ना ये, यस सर। है ना? 282 था ना कॉन्फ़िगरेशन, जब 2 आपने निकाल दिया 28 हो जाएगा। अब ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा, उसको I3 जो होगा ना बहुत ज्यादा बड़ा होगा। I3 क्या होगा इसका? बहुत ज्यादा, एक्सपेक्टेड से बहुत बड़ा हो जाएगा, 250 हो जाएगा मान लो। क्यों होगा ऐसे? समझ में आया क्यों होगा ऐसे? बिकॉज ऑफ Yes, sir. स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे I2 और I3 में डिफरेंस बहुत बड़ा होगा। वैसे ही अगर आप 13th ग्रुप में जाओगे, वहां डिफरेंस किसका बड़ा होगा बताओ? यू प्रेडिक्ट। 13th ग्रुप में सबसे बड़ा आयनाइजेशन एंथैल्पी का डिफरेंस कहाँ पे आएगा? I3 और I4 के बीच में, है ना? बिकॉज 13th ग्रुप में क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल बोरॉन है, नहीं ये तो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम 2,8,3। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने तब डिफरेंस आएगा ना, फोर्थ इलेक्ट्रॉन। फोर्थ इलेक्ट्रॉन का जो I होगा वो एक्सटर्नली बड़ा होगा, तो I3 और I4 में डिफरेंस होगा वहां पे। ऐसा आगे बढ़ते रहे तो फिर I4 I5, दिस इज एप्लीकेशन। तो बताओ ये कौन सा ग्रुप का एलिमेंट है? 2 ग्रुप। ये ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है, बिकॉज यहाँ पे I2 और I3 में डिफरेंस आ रहा है, तो ग्रुप 2 का होगा। अगर 3 और 4 में डिफरेंस है तो वो ग्रुप 3 का होगा। ये 3 का नंबर से स्ट्रक्चर। आप पहचान सकते हो, ठीक है ना? तो 1 और 2 में डिफरेंस तो ग्रुप 1 का होगा, 2 3 में डिफरेंस तो 2 का होगा, 3 4 में डिफरेंस तो 3 का होगा, 3। ऐसे। तो ये एक एप्लीकेशन है क्वेश्चन। तो या तो आप कंसेप्ट जो है समझा है समझ लो, नहीं समझा तो बस देखो डिफरेंस कहाँ आता है, और जो पहला वाला है उसका नंबर का ही ग्रुप होगा। 2 3 में डिफरेंस 2 आंसर, 3 4 में डिफरेंस फिर 3 आंसर, ऐसा। ठीक है भाई लोग, क्या समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir.
This is one part. Ionization enthalpy इसके ऊपर. अब देखिए, अगर हम बात करेंगे जनरली आयनाइजेशन एंथैल्पीज का ट्रेंड की बात करें, अगर हम ट्रेंड के बारे में बात करते हैं, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करना है हमको. अब ये सेम एलिमेंट्स का आयनाइजेशन एंथैल्पीज है. अगर डिफरेंट एलिमेंट्स अगर हम जनरली बात करें तो अलोंग द पीरियड बताइए साइज क्या हो रहा है? साइज क्या बोला था अलोंग द पीरियड? डिक्रीज. साइज घटता है ना. अगर साइज घटेगा तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, आसान होगा? सर मुश्किल होगा. मुश्किल होगा. increase होगी. मुश्किल हो जाएगा. उसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी अराउंड द पीरियड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा अराउंड द पीरियड. बराबर ना? यस सर. हम साइज से कनेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज साइज घट रहा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ेगा. और डाउन द ग्रुप जो है, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ रहा है तो फिर इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा, है ना? आयनाइजेशन एंथैल्पी घट जाएगा. This is a periodic trend of ionization enthalpy. ओके. यस सर. अब ये ट्रेंड के ऊपर जो है ना प्रॉब्लम कब आता है, देखो यहाँ पे दिक्कत कब आती है. अब इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आ जाएंगे? अगर सिंपल ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है वो, 4 एलिमेंट दे दिया ग्रुप का और बोलेगा बोलो भाई इंक्रीजिंग, आप तो ऐसे कर देंगे. आपको ट्रेंड याद है, 10वीं में पढ़ा आपने, टकाटक लिख देंगे, फिर वो नीट जेई नहीं होगा. कुछ तो ट्विस्ट चाहिए ना उसके अंदर. तो क्या ट्विस्ट आता है इसके अंदर? देखो, अभी जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब भी आप अलोंग द पीरियड अलोंग द ग्रुप की अगर बात करते हो ना, एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर करना है, जरूर हम ट्रेंड का इस्तेमाल करेंगे. वंस से अप्लाई ट्रेंड, उदाहरण ले लेते हैं, बताते समझ में आएगा. फॉर एग्जांपल आपको दिया है बोरॉन 13 ग्रुप का एलिमेंट, 14 ग्रुप का एलिमेंट, 15 ग्रुप का एलिमेंट, 16 ग्रुप का एलिमेंट. आपको ये बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और बोला है कि इनको अरेंज करो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, है ना? आप क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन, बोलेंगे सर अलोंग द पीरियड जो है साइज क्या होता है? साइज घटता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या बढ़ेगा, है ना? Your answer will be what? You will say it will like this. Am I right? Yes sir. And it should be like this according to the periodic trend. Yes sir. तो फर्स्ट स्टेप क्या है पता है क्या? यूज द पीरियोडिक ट्रेंड. स्टेप 1 इज यूज पीरियोडिक ट्रेंड. तो पीरियोडिक ट्रेंड के अनुसार अरेंज कर दो, पर यहाँ पे आंसर समाप्त नहीं होता है. स्टेप 2 देखो क्या इनमें से किसी का कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज कॉन्फ़िगरेशन इज ए मेजर फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस आयनाइजेशन एंथैल्पी. साइज भी फैक्टर है, साइज भी इन्फ्लुएंस करता है, पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी देखा आपने, जब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ता है. तो हमको देखना है कि किसी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है क्या. अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ा होगा, याद है आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते वक्त, हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड आर मोर स्टेबल. यू रिमेंबर? हाफ फिल्ड सबशेल्स एंड फुल्ली फिल्ड शेल्स आर मोर stable because of symmetry and exchange energy. Do you remember that? Yes sir. Yes sir. Yes. तो हमें जो है ना सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, पर पूरा कॉन्फ़िगरेशन जरूरत नहीं है.
एटलीस्ट हमको जो आउटर मोस्ट कौन वो लिखना बहुत हो गया, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। अब बोरॉन बिकॉज है ना 13th ग्रुप का एलिमेंट है, 13th ग्रुप का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, np1 होता है। 14th ग्रुप में क्या होता है, np2 होता है। 15th ग्रुप का np3, 16 का np4, 17 का np5 और 18 का np। दिस इज जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्रुप, आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन। मतलब बोरॉन का p1 होगा, इसका p2, इसका p3, इसका p4। यहाँ पे कोई हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड है चेक करो। Is there any half filled or fully filled subshell available? Yes sir. किसका? N N का. नाइट्रोजन का, है ना। यहाँ p3 कॉन्फ़िगरेशन, हम जानते हैं कि p का जो कैपेसिटी होता है 6 इलेक्ट्रॉन्स होती है। अगर p6 रहा तो ये फुल्ली फिल्ड है और p3 एग्जैक्टली हाफ हो, ये हाफ फिल्ड है। और किसी का भी हाफ फुल फिल्ड नहीं है। अगर किसी का हाफ फिल्ड फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो उस कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होने की वजह से वो जो है ना उसके अगले एक एलिमेंट को डोमिनेट करता है। इट कैन डोमिनेट इट्स नेक्स्ट एलिमेंट इन द पीरियड। उस पीरियड में उसके अगले एक एलिमेंट को वो डोमिनेट कर लेगा। कायदे से साइज के मुताबिक बात करें तो ऑक्सीजन का आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए नाइट्रोजन से, परंतु बिकॉज नाइट्रोजन का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से, तो कॉन्फ़िगरेशन की वजह से नाइट्रोजन जो है ना ऑक्सीजन से ज्यादा होगा, फिर डोमिनेट द ऑक्सीजन। तो सीक्वेंस अभी ये हो जाएगा, बदल गया ना सीक्वेंस। इज द करेक्ट आंसर। नोट कर लिया आपने इस क्वेश्चन को? Sir 1. बेसिकली 2 स्टेप में करना है क्वेश्चन। जब भी आपको सीक्वेंस पूछेगा एग्जाम में 2 स्टेप। स्टेप 1 फॉलो पीरियोडिक ट्रेंड। ट्रेंड के अनुसार जो भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर आ रहा है वो लिख दो पहले, ठीक है ना, ट्रेंड फॉलो करो। स्टेप नंबर 2 आफ्टर यू राइट द एलिमेंट्स इन ट्रेंड के हिसाब से अरेंज करने के बाद सभी का जो है आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखो और देखो उसमें हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड है क्या। अगर है तो फिर वो एलिमेंट जो है अपना अगला एक नेक्स्ट एलिमेंट को डोमिनेट करेगा, सभी को नहीं, बस उसके अगले एक एलिमेंट को डोमिनेट कर सकता है। बस ये 2 बातों को लिख लीजिए विद एग्जांपल। सर क्या लिखा आपने अभी? आपको स्क्रीन पे दिख रहा है? P6 अपॉन कुछ तो लिखा हुआ है। क्या? सर वो फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड के बारे में बोल रहे आपको ये स्क्रीन में दिख रहा है क्या? हैं। दिख रहा है सर. सर नेटवर्क अनस्टेबल था। क्या बोल रहे हो? Excuse me, sir. मैंने जो बोला लिखूं क्या उसको, स्टेप 1 स्टेप 2 डिटेल में? Sir, नहीं सर, Yes sir. सर आपने जो कोने में लिखा है ना वो, ये P6 F और and H क्या? हाँ Yes हाँ sir. वही Fully filled and half. फुल्ली फील्ड यार, ये P6 मतलब फुल्ली फील्ड होता है, अच्छा अच्छा, P3 मतलब ये हाफ फील्ड होता है, ऐसे बता रहा था। मुझे लगा कोई फॉर्मूला है वो। हाँ नहीं, फॉर्मूला वाला कुछ नहीं है, ऐसे इधर बताने के लिए P3 कॉन्फ़िगरेशन है। sir, 1 to 12 के लिए क्या रहेगा वो जनरल फॉर्मूला? क्या बोले? सर 1 to 12 के लिए जनरल फॉर्मूला क्या होगा? ग्रुप 1 के लिए जो है ना NS1 होता है, ग्रुप 2 के लिए ना NS2 होता है, ग्रुप 3 के लिए ना, एक मिनट ना, NS2 N-1 D1। UN क्या होगा? ग्रुप 4 के लिए NS2 N-1 D2। ग्रुप 5 के लिए NS2 N-1 D3। ग्रुप 6 के लिए NS2 N-1 wait NS1 N-1 D5 एक्सेप्शन कॉन्फ़िगरेशन है क्रोमियम का। 7 is NH2 N-1 तो बुक में लिखी गाइड में। सर प्लीज डू नॉट मेक नॉइस। सर N क्या डिनोट करता है इधर? N पीरियड डिनोट करता है क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। N is the period number, ओके सर। N is the period number।
ठीक है, वो जिस पीरियड में है वो पीरियड नंबर डालेंगे इनकी वैल्यू। सर कुछ आप गलत कर दिया बाद मैंने, 8 मैं वही सोच रहा हूँ ये क्या गड़बड़ हो रहा है। 7 8 9 या 10 ना 11 and group 12 is NH2 and okay. डन। 11th में D9 होगा ना लास्ट? D9 होना 2 मिनट। चाहिए पर D10 होता है, याद है कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन, यस सर। एक्सेप्शंस पढ़ा था ना क्रोमियम कॉपर, इसलिए यहाँ पे डिफरेंट है। आप देखते हो यहाँ पे और यहाँ पे डिफरेंस होगा बिकॉज एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फुली फुल कॉन्फ़िगरेशंस। डेट ओके, ये आपका प्रश्न था, मैंने बता दिया आपको। आगे बढ़ूं? 2 मिनट अरे बाप रे, 2 मिनट सोचे यार। सर, 3 सेकंड बस। डन सर। ओके, अब मैं क्वेश्चन देता हूँ, आप सॉल्व करिए, देखते समझ में आया क्या। मान लीजिए आपको दिया है इन तीनों को अरेंज करिए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी के हिसाब से। बी काइंडली बी तो डन। यस सर। क्या है आंसर? सर सबसे बड़ा सी, फिर बी और फिर बी। सी बी फिर बी बी। ई। ओके, एनीबॉडी एल्स एनी अदर आंसर? किसी कुछ सेम आंसर आया? हमने आपको बोला 2 स्टेप, राइट? 2 स्टेप में करना है। स्टेप 1 क्या है? अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक ट्रेंड। अगर हम पीरियड की बात करेंगे तो सेकेंड ग्रुप में आता है बेरिलियम, 13 ग्रुप में आता है बोरॉन, 14 ग्रुप में आता है कार्बन। along the period size decrease, ionization enthalpy increases, इसलिए स्टेप 1 के हिसाब से आंसर ऐसा होगा जैसा अभी आपने बोला। देखते हैं स्टेप 2 से कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। स्टेप 2 बोलता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो यहाँ देखा हमने, ये S2 कॉन्फ़िगरेशन है, P1 कॉन्फ़िगरेशन और ये P2 कॉन्फ़िगरेशन है। कि यहाँ पे कोई हाफ फील्ड फुली फील्ड दिख रहा है क्या आपको? यस सर। बेरिलियम बेरिलियम it has a fully filled configuration because S सबशेल का fully filled मतलब S2 होता है ना? S2 is fully filled। तो बेरिलियम का fully filled configuration, मैंने क्या बोला, अगर हाफ फील्ड fully filled है तो अपना अगला एक एलिमेंट को डोमिनेट करेगा, मतलब ये बेरिलियम चला जाएगा यहाँ पे और बोरॉन आ जाएगा पीछे, सीक्वेंस हो जाएगा ऐसे, है कि नहीं? तो आपने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे स्टेप 2 में। मैं आपको स्टेप 1 सब पूरा भारत करेगा स्टेप 1, पर स्टेप 2 पूरा भारत नहीं करेगा, कुछ ही लोग करेंगे।
यहाँ पे लोग गलती करते हैं क्योंकि लोग सिर्फ ट्रेंड पढ़ के चले जाते हैं, ट्रेंड्स पढ़ लेते हैं बस हो गया समझते हैं, पर ट्रेंड्स के अंदर एक्सेप्शंस भी होते हैं, कोई ध्यान नहीं देता है। सर मोर रोहन एग्जांपल बहुत बात कर रहे हैं यार, who is talking so much हैं? ठीक, कोई नहीं है, भ्रम था मेरा, ठीक है। ओके, दिस इज डन। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग यू राइट। सर हाँ, सर एक और क्वेश्चन दो ना सर। उसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं यार घूम फिर के। जब हम सॉल्विंग करेंगे ना उसमें देखते हैं और क्वेश्चंस कुछ है तो। अब मेरे माइंड में और क्वेश्चंस दिखाने दे रहा है और बाकी कवर भी करना है ना। इलेक्ट्रॉन गेन enthalpy. Electron gain enthalpy is also called as electron affinity. Electron affinity. लिखिए इसमें it is the amount of energy released when electron is added to an isolated gaseous atom, just opposite to ionization enthalpy. वहां से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो एनर्जी हम सप्लाई करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, माइनस नहीं करना है, ऐड करना है। अगर इलेक्ट्रॉन को माइनस करते वक्त एनर्जी सप्लाई करना पड़े तो फिर ऐड करते वक्त क्या एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा, है ना। एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। जिस प्रकार से जब आप बॉन्ड को तोड़ते हो तो आपको सप्लाई करना पड़ता है, और जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी रिलीज होता है। और जितना एनर्जी बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त रिलीज होता है ना, उतना ही एनर्जी लगता है उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी। यू नो दिस आई थिंक प्रोबेबली, है ना। वैसे ही एक न्यूट्रल एटम में जितना एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन जब उस एटम में एंटर करता है उससे रिलीज करेगा, उतना ही एनर्जी लगता है एक इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए भी। उसका मतलब बेसिकली क्या बोलना चाहता हूं मैं ये बोल रहा हूँ कि आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दोनों ही इक्वल होंगे। कैसे होंगे, दोनों इक्वल होंगे, पर डिफरेंस क्या होगा, डायरेक्शन का। एक जगह पे आप ऐड कर रहे हो और एक जगह पे आप रिमूव कर रहे हो, उतना ही डिफरेंस होगा। मैग्नीट्यूड विल बी सेम, डायरेक्शन इज डिफरेंट एंड द प्रोसेस इज डिफरेंट। द टू डिफरेंट प्रोसेस है, एक जगह निकालना एक जगह ऐड करना। तो जब एटम में आप इलेक्ट्रॉन को ऐड करो, यहाँ भी इंपॉर्टेंट है कि गैसियस एटम, तो A माइनस बनेगा और एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। you'll get एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होता है। ये कौन सा एनर्जी है, दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या पढ़ा हमने, जब एक एटम से आप इलेक्ट्रॉन निकाल देते हो, है ना, यू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को ऐड करना पड़ेगा, सप्लाई एनर्जी, यू हैव टू सप्लाई एनर्जी टू द ए। एनर्जी आप ऐड करोगे तो निकलेगा। ये एनर्जी कौन सी एनर्जी है, ये एनर्जी है आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। उसका मतलब जो ये वाला रिएक्शन है, ये कैसा रिएक्शन, एंडो है कि एक्सो है, ये रिएक्शन एंडो है कि एक्सो है, एंडो एंडो एस एंडो है।
ऊपर और ये वाला वाला रिएक्शन एक्सोथर्म। एक्सो रिएक्शन है, एक एंडो एक एक्सो है। अगर ए एटम आप ले रहे हो तो उस एटम का अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमूव्ड और यू नो absorbed both will be same for an electron, एक एटम के लिए सेम एटम है। तो ये नोट कर लिया आपने? यस सर। सर 1 मिनट। तो सेम एटम का क्या बोला सर आपने? हाँ मैं बताता हूँ, ये लिख लिया क्या? लिखा था लिखा उससे नीचे सर ये लिखो। वाला फिर से समझाओ ना, प्रीवियस स्लाइड का। क्या बताऊं सर? सर ये वाला फिर से समझा सकते हो क्या एक बार, ये वाली साइड का? इससे मैंने कुछ समझाया नहीं, सिंपल सी बात है पुत्र। आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी याद है जो कल पढ़ा, आज पढ़ा? यस सर। आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्या होता है? एक गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते हो ना आप, और हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन को निकालने की एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे एनर्जी क्या किया, सप्लाई किया ए को। फिर क्या हुआ, सप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, ए प्लस बन गया वो, ठीक है। क्योंकि हमने एनर्जी यहाँ पे सप्लाई किया, ये जो रिएक्शन हो कैसा होगा, इसको बोलते हैं एंडो रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो और एक्सो पढ़ा होगा ना बचपन में आपने। द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड इज कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्सॉर्ब्ड इज कॉल्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि यहाँ पे इस पूरे रिएक्शन आप सप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे एब्सॉर्ब हो एनर्जी, इसको हम एंडो रिएक्शन बोलते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी की रिएक्शन को। जबकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला जो रिएक्शन है, यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड करते हैं एटम, मैंने बोला ऐड करते हैं एटम में इलेक्ट्रॉन को, उस टाइम ये ए माइनस बनता है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, और साथ में जो एनर्जी रिलीज होता है, यू आर गेटिंग एनर्जी हियर, प्रोडक्ट में एनर्जी है, एनर्जी रिलीज हो रहा है, मतलब एक कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये बता रहा था मैं, समझ में आया? थैंक यू सर। या तो नोट लीजिए। मैं और एक बात ये बोल रहा था, द अमाउंट ऑफ एनर्जी released during an addition of electron to a gaseous atom will be equal to the amount of energy so अगर I is ionization enthalpy, that will be equal to minus of electron affinity. सिर्फ डायरेक्शन में फर्क होगा, पर वैल्यू जो दोनों का सेम है। माइनस यहाँ पे सिग्निफाई करता है डायरेक्शन, एक जगह बाहर आ रहा है, एक जगह अंदर जा रहा है बस, पर वैल्यू विल रिमेन सेम। नोटेड? यस सर। यस सर। समझ में आया आपको? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, दोनों एक ही बात यस सर। है ना। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का आयनाइजेशन एंथैल्पी संबंध क्या है ना, ये पढ़ा हमने। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है और उसका आयनाइजेशन एंथैल्पी से क्या रिलेशन है। बिकॉज एक बार जो है एआईपीएमटी में ऐसा क्वेश्चन आया था कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एन एटम इज 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स
what will be its electron gain affinity, electron gain enthalpy? लोग सोचते रह गए भी ऐसे कैसे निकाल सकते हैं, हाउ कैन यू टेल द वैल्यूज? तो कोई बच्चे बोलते सर हमको ये वैल्यूज लर्न करना पड़ेगा क्या, ऐसा क्वेश्चन पूछा। अरे नहीं यार, आयनाइजेशन जितना होगा उतना ही होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सिर्फ साइन फर्क होगा। अगर उसने दिया आयनाइजेशन एंथैल्पी 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज माइनस 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, खत्म आंसर, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। तो द कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो ये है तो क्वेश्चन सर। आपने इतना सिंपल सी बातों पर आया है, प्रीवियस ईयर आप चेक कर सकते हो। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर और किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसका पीरियोडिक ट्रेंड कैसा है ये देखते हैं। लेट्स सी पीरियोडिक ट्रेंड। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी increases along the period and decreases the group. Okay, along the period ये increase होगा, down the road पे decrease होगा। Done everyone? Noted? Yes, sir. Wait a second. Yes sir. Yes, sir, you may proceed. Thank you sir for your permission. आगे बढ़े। तो ये पीरियोडिक ट्रेंड था। तो यहाँ पे इसके ऊपर भी ट्रेंड पे क्वेश्चंस आते हैं, एलिमेंट्स दिए रहते हैं, बोलता है किसका ज्यादा किसका कम है। यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, नोट लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे फेमस एग्जांपल लेते हैं 17th ग्रुप एलिमेंट्स का। अगर आप 17th ग्रुप एलिमेंट्स की बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ना बाय रूल सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होना चाहिए? फ्लोरीन। फ्लोरीन का होना चाहिए, बिकॉज डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, घटता है। तो बाय रूल इट शुड बी लाइक दिस, इट शुड बी लाइक दिस, पर ये ऐसा होता नहीं है। कैसा होता है? ऐसा होता है। This is the way it is. This is like this. अब प्रश्न क्या है? ऐसा ऐसा क्या? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों? ऐसा प्रश्न जनरली होता है, पर आपको ये प्रश्न नहीं होगा क्योंकि आप सब जानते हो, है ना, बुद्धिमान हो आप, आपको बताने की गरज नहीं है। ये लिखने के बाद स्टेटमेंट ये लिख लीजिए, ऐसा नहीं होता और ऐसा होता है। The order of electron affinity of 17th group is like this. क्या अपेक्षा आप करेंगे फ्लोरीन का हाईएस्ट होना चाहिए, पर ऐसा होता है फ्लोरीन का होता है।
ऐसा कि बताने की गरज नहीं है आपको, बिकॉज आप सब जानते हैं। सर बता दो सर्टन हाँ सर रीजन। रीजन बोलो ना, आप जानते हैं करके। सर कैसे? आपको नहीं पता रीजन? नो सर अभी नए नए हैं। आप नए हैं, आज पहली बार आए क्या आप? नो सर। फिर कल आए थे? नो सर एक हफ्ते पहले। एक हफ्ता फिर नया होता है क्या यार? एक हफ्ता यार बहुत अरे पुराना सर हो गया वो समझ लो। इस चैप्टर में भी मतलब रिवीजन में आना तो इसलिए। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई पुराने बंदे को लेके पूछ रहे थे। कोई एक बता दे, इसका आंसर बता दो। जो पुराने हैं तो नया बंदा है। पुराने कौन है देखते हैं इसमें, पुराने कौन है। मुझे तो कोई पहचान में भी नहीं आ रहा है यार। साहिल पुराना है ना? साहिल, शिवम। तो तुम बता दो इसको यार आंसर। तुम पुराने हो ना, जवाब दो इसको। नहीं बता रहे यार ये लोग। तुम अच्छे मित्र नहीं है तुम्हारे। बाकी लोग को भी जानना रीजन क्या है ऐसा। Yes. तो सुनिए, इसका ये रीजन है जो देखो ऐसा होना ही चाहिए था, फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए था। बिकॉज फ्लोरीन का जो है ना, आप जानते हैं इट इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, और इलेक्ट्रॉन के प्रति उसका एफिनिटी भी, अट्रैक्शन ही बहुत ज्यादा है। तो फ्लोरीन फ्लोरीन कंपटीशन में बैठे थे, बाकी भी थे, पर मैंने इन दोनों के बारे में बात कर दी, यहाँ हाईलाइट करते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रति एफिनिटी ज्यादा फ्लोरीन का है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन भागते हुए बहुत फास्ट यहाँ तक आ गया है। 2 मिनट के अंदर भागते भागते यहाँ पे है। कॉम्पिटिशन था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, सबसे पहले कौन एक्सेप्ट करेगा क्लोरीन को, ऐसे इलेक्ट्रॉन को। और जो एक्सेप्ट करेगा उसमें एनर्जी क्या होना चाहिए, सबसे अधिक रिलीज होना चाहिए। क्लोरीन का वहां तो आने में 5 मिनट लग गए इलेक्ट्रॉन को, इसका एफिनिटी इससे मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसका। पर अब जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एंटर करना है ना अंदर, तो यहाँ पे क्या दिक्कत आ रहा है, फ्लोरीन का एटम जो है छोटा होता है बड़ा होता है, साइज बहुत छोटा छोटा। आपको याद होगा हमने जब बताया था आपको वो शेल्स वगैरह के बारे में, उसमें एक बात बताई थी आपको मैंने बोला था स्टार्टिंग में साइज में बहुत डिफरेंस होता है, स्टार्टिंग के एलिमेंट्स याद है, शेल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। ऐसे जैसे जैसे आप दूर जाओगे ये डिस्टेंस क्या होता रहेगा, पास आता जाएगा सर कंसेक्यूटिव। याद है ऐसा कुछ, यस सर। घटता रहेगा। तो फ्लोरीन के पास सेकेंड पीरियड है, फिर फ्लोरीन थर्ड पीरियड है। जो स्टार्टिंग एलिमेंट्स रहते हैं यहाँ पे उनका साइज में डिफरेंस बहुत होता है, बाकी एलिमेंट्स उतना नहीं रहता साइज का डिफरेंस। सर बताओ आंसर। हाँ चले गए, हाँ सर कम फ्लोरीन होता है। तो फ्लोरीन का साइज जो है बहुत छोटा है, इसकी वजह से क्या होता है, छोटे साइज के एटम में कितने आउटर मोशन में इसके 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन का साइज थोड़ा बड़ा है और है। इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है। दो यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा, पर जब इलेक्ट्रॉन को अंदर जाना होगा ना, उस टाइम क्या होगा, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी किसमें खर्चा हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा नहीं होगा, यस सर। रिपल्शन होगा। रिपल्शन यहाँ होगा। ज्यादा रिपल्शन इसलिए होगा, ये रिपल्शन आप से कहीं भी हो सकता है, पर यहाँ रिपल्शन ज्यादा होगा बिकॉज यहाँ कंजेस्टेड है ना सब इलेक्ट्रॉन, दे आर कंजेस्टेड। समझ में आ रहा है, छोटा आइटम है ना, छोटे आइटम में 7 इलेक्ट्रॉन से बड़ा आइटम 7 इलेक्ट्रॉन, यहाँ फ्रीली मूव कर रहे हैं तो जगह है बहुत, सफिशिएंट स्पेस उनके बीच में, तो यहाँ रिपल्शन बहुत ही कम होगा। यहाँ रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा बिकॉज ऑलरेडी कंजेस्टेड है, और एक इलेक्ट्रॉन वहां पे आ रहा है, तो रिपल्शन होगा। और उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाता है, यूज हो जाता है। इसीलिए टोटल एनर्जी जो है इसका जो है क्लोरीन से कम है। मानो इसका होना चाहिए 10, इसका होना चाहिए था 9, इसका अधिक, इससे कम होना चाहिए था, पर 10 में से जो है ना 2 जूल एनर्जी जो है यूज हो गया है ये अंडर रिपल्शन को ग्रेजुएट। ओवरकम करने के लिए, ये 8 हो गया है, उसीलिए क्लोरीन जीत गया है कॉम्पिटिशन। इज द पॉइंट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर।
अब जो नो सर बोले ना वो बस मेरे सामने आ जाओ यार। यस सर वाले मुझे इतना मतलब कोई दिक्कत नहीं हो, यस सर वाले तो कुछ टेंशन नहीं है, जो नो वाले है ना वो इम्पोर्टेंट है क्लास। नो वाले कौन है? कौन फटाफट आ गया सामने, आ मेरे सामने आ, मतलब नाम बताओ। अब तुम नगर नहीं आना है, जल्दी नाम बताओ किसको नो है। भाई साहब तुम नाम बताओगे तो मैं तुमको मारने पीटने वाला नहीं हूँ, पॉसिबल भी नहीं है जूम के अंदर। मानव। नहीं हम सब मानव ही हैं, तुम्हारा नाम बताओ। तो उसका नाम ही मानव लगता है। अच्छा मानव वाला मानव, ठीक है मानव। ये मानव कोई सीरियल में भी किसी का नाम है यार, यस सर, स्टार किसी प्लस पे सीरियल में आता है। सुना नहीं। हाँ मानव कोई सीरियल का चाइल्ड हीरो है ना, याद नहीं आ रहा है। मानव, देखो मानव। मानव, मानव यस सर। हाँ देखो फ्लोरीन का ज्यादा होना चाहिए यहाँ पे, मान लीजिए एनर्जी रिलीज हो रहा है ना, एनर्जी जो रिलीज होना है वो 10 जूल एनर्जी रिलीज होना है। जब इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है कितना रिलीज होना है? 10 जूल। पर एंटर करने के लिए थोड़ा एनर्जी लगेगा ना अंदर घुसने के लिए, बिकॉज एंटर करते वक्त रिपल्शन बहुत ज्यादा है। ये रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए क्या किया उसने, पता है क्या? मेरे से ना उसने 2 जूल उधार ले लिया, उसने मुझे 2 जूल उधार ले लिया, ठीक है उधार 2 जूल लिया उसने, लेके अंदर घुस गया और अंदर आते वक्त इतना जो एनर्जी रिलीज हो गया, पर उसमें से मुझे 2 जूल देना पड़ेगा ना उसको, उधार चुकाना पड़ेगा ना। उधार चुकाने के बाद उसके पास कितनी एनर्जी है? सिर्फ 8 जूल है। हम बोलेंगे नेट सिर्फ 8 जूल ही रिलीज हुआ है, क्योंकि 2 जूल एनर्जी तो उसको एंटर करने में लगा, एब्जॉर्ब किया उसने। तो ओवरकम द रिपल्शन, और रिपल्शन को ओवरकम करके अंदर घुसने में 2 जूल लगा दिया उसने, 10 जूल रिलीज किया है, पर नेट रिलीज कितना? 8 जूल ही हुआ है। क्लोरीन में जो है वो रिपल्शन प्रॉब्लम नहीं आ रहा है बड़े साइज होने की वजह से, वो 9 जूल ही रिलीज कर रहा है, ये 10 जूल कर रहा है, परंतु 2 जूल गया है उसके अंदर। तो नेट इंपॉर्टेंट है ना, नेट वैल्यू। तो नेट वैल्यू जो है तो उनका 9 जूल है, उसीलिए क्लोरीन जो है ज्यादा है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। इज द पॉइंट क्लियर नाउ? तो क्लोरीन में रिपल्शन नहीं होता क्या फिर? क्या बोले? क्लोरीन में रिपल्शन नहीं होता क्या? तो रिपल्शन नेग्लिजिबल होता है बिकॉज साइज बड़ा है ना उसका। ओके सर। बड़े अभी फॉर एग्जांपल मानो मानो तुम्हारे क्लास में बेंचेस से नीचे बैठते हो आप, तुम्हारे स्कूल में बेंचेस है कि नीचे बैठते हैं स्कूल में? सर बेंचेस हैं। बेंचेस है ना, ठीक है अच्छी बात है फिर। तो जो बेंचेस है मान लो मानो जी, ये बेंच के ऊपर जो है ना ऑलरेडी तुम इतने बड़े बड़े लोग जो है 3 लोग बैठे हुए हो, ठीक है। अब एक चौथा बंदा आता है बैठने के लिए, तुम बैठने दोगे उसको जल्दी से? नो सर। थोड़ा मुश्किल है ना, ऑलरेडी वो 3 लोग बहुत गर्दी हो रहा है, चौथा आ रहा है, बहुत खिचकिच होगा, यस बहुत सर। झगड़ा होगा। पर मानो कोई बेंच में है, इधर भी 3 लोग ही बैठे हैं, पर ये बेंच का साइज ना इतना बड़ा है ना। अगर ये वाले बेंच में कोई चौथा आता है, क्या बैठने दोगे? यस सर। दोगे, बिकॉज बहुत जगह पे आ जाओ, तुम भी आ जाओ, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे दोनों ही एटम में आउटरमोस्ट शेल में 7 ही इलेक्ट्रॉन्स है, परंतु फ्लोरीन एटम का साइज छोटा है, फ्लोरीन का साइज बड़ा है, सिग्निफिकेंटली बड़ा है, राइट। इसलिए वहां उतना रिपल्शन की प्रॉब्लम नहीं है, ये छोटा होने का रिपल्शन हो रहा है यहाँ, इसको बहुत लड़ना पड़ेगा यहाँ बैठने के लिए, करेक्ट। यस सर। तो अभी लिख लो जो मैंने समझाया उस बात को, रीजन जो आपने लिखा ना वो नोट के नीचे रीजन लिख लो। सर मतलब कि आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी सेम केस होगा ना? भाई तुम कहाँ से कहाँ चले गए रे? नहीं सर, क्या? आपने कहा आयनाइजेशन एंथैल्पी इज इक्वल टू उसकी एफिनिटी, तो फिर दोनों में सेम ही केस होगा मतलब। हाँ वहां भी सेम होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे यहाँ ये लिखा ना आपने, फ्लोरीन हैज हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज कंपेयर टू फ्लोरीन, उसके नीचे लिखो रीजन बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन
some amount of energy is utilized in overcoming some amount of energy is utilized in overcoming the inter-electronic repulsions. Hence, total energy, total नहीं, net लिखेंगे, net energy released will be slightly lower than that of chlorine. Please quickly write it because 5 minutes मेरे पास है. मुझे एक छोटी सी एक और बात यहाँ पे ऐड करना है, तो उससे टॉपिक खत्म हो जाएगा. तो नेक्स्ट वीक के लिए ये टॉपिक से कनेक्टेड नहीं पढ़ना, ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा. लिख लिया? डन. वेरी गुड. छोटी सी बात है बताना. देखो ये सिर्फ ये ग्रुप में नहीं, हर एक ग्रुप में होगा, ठीक है ना. एवरी ग्रुप में ये जो मैंने पैटर्न ये बताया ये फेमस है. क्लोरीन फ्लोरीन का जो क्वेश्चन है एग्जाम में आता है, पर हर एक ग्रुप में इसका आप अप्लाई कर सकते हो. एवरी ग्रुप में जो सेकंड एलिमेंट होगा ना उस ग्रुप का, वो फर्स्ट एलिमेंट को डोमिनेट करेगा. अगर मान लीजिए आपको बोलता है, क्वेश्चन दे दिया एग्जाम में, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अरेंज करिए, तो कायदे से क्या होना चाहिए? स्टेप 1 पीरियोडिक ट्रेंड. पीरियोडिक ट्रेंड क्या बोलता है? डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस. तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ये कायदे से होना चाहिए. पर स्टेप 2 भाई एक्सेप्शन क्या है? हर एक ग्रुप का सेकंड एलिमेंट जो है ना फर्स्ट टू डोमिनेट कर देता है, तो एस पहले आ जाएगा, ऑक्सीजन बाद में हो जाएगा, जैसा क्लोरीन फ्लोरीन के बीच में बना. और सेम रीजन इज सेम. अगर एग्जाम में कल को फ्लोरीन क्लोरीन को छोड़ के ऑक्सीजन सल्फर पूछ लिया तो भी रीजन सेम होगा, बिकॉज सेकंड पीरियडिक एलिमेंट छोटे ही होते हैं, तो वो छोटे होने के कारण ये होता है. बात क्लियर? यस सर. बताओ नाइट्रोजन और फास्फोरस ज्यादा कौन होगा? फॉस्फोरस. हाँ, तो अगर मानो आप क्वेश्चन पूछा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, व्हाट इज सीक्वेंस, क्या होगा इसका? फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, आर्सेनिक. वेरी गुड. समझ में आ गया? यस सर. यस. तो दिस इज द एंड ऑफ इलेक्ट्रोनेफिनिटी. सर अब जो हम कल और आज पढ़ा ना, जो हमने कल और आज पढ़ा, ये सेक्शन जो है ना इस चैप्टर का मेन क्रक्स है, जहां से आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो. दिस इज द मेन पार्ट, क्रीम है इस चैप्टर का. जैसा बच्चे जो है ना, वो देखो ना, जब वो क्रीम बिस्किट मिलता है, क्या करते हो? वो 2 साइड इसमें बिस्किट 2 साइड रहता है ना, ऐसे ओपन करते हैं, पहले क्रीम खा लेते हैं, राइट? पहले पूरा क्रीम. कुछ बच्चे तो सिर्फ क्रीम ही खाते हैं, बिस्किट छोड़ देते हैं, बिस्किट फेंक देते हैं, बोलो तुम खा ले, बोलते हैं मुझे बस क्रीम दे दो. तो ऐसे ही इस चैप्टर का ये क्रीम था. दिस वाज द क्रीम ऑफ दिस चैप्टर. तो मैं पहले पढ़ा दिया, दिस इज द क्रीम ऑफ चैप्टर. ये मतलब आपको कंपल्सरी समझना ही है, करना ही है, नो ऑप्शन. और जो बचा कुचा पार्ट इस चैप्टर का है वो हम नेक्स्ट सेशन है, सो अगले जो हफ्ते के हमारे 2 लेक्चर रहेंगे उसमें चैप्टर खत्म हो जाएगा. ठीक है सर. हाँ जी. सर जैसे कुछ क्वेश्चन आते हैं सर, अभी जैसे मैंने टेस्ट में दे दी थी, तो कि जैसे 2 एलिमेंट दिए हुए हैं और उनका पूछा कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी में से किसकी ज्यादा है, तो सर उससे कैसे फाइंड करेंगे? तो सिंपल है ना, चेक करो पीरियड ग्रुप. मान लो कि आपको दिया है मैग्नीशियम और कैल्शियम, ठीक है, इन दोनों में से किसका फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलो, सेकंड बोलो, थर्ड, कुछ भी बोलो, है ना. फर्स्ट बोलो, सेकंड बोलो, थर्ड बोलो. तो अगर ये 2 एलिमेंट आपको दिया है, देखो पहले ये अलोंग द पीरियड ऑफ ग्रुप, ठीक है, ये सेम पीरियड के हैं, सेम ग्रुप के. बताओ ये सेम ग्रुप के है ना, तो ये ग्रुप में सीक्वेंस समझो, बेरिलियम, बेटा, मांगे, कार, दोनों सेम ग्रुप के हैं. तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है?
सर घटता है ना, डिक्रीजेस डिक्रीजेस डिक्रीजेस, मतलब मैग्नीशियम ज्यादा होगा कैल्शियम कम होगा। ओके सर ठीक है, पॉइंट नंबर 1। सेकंड एग्जांपल मान लीजिए सोडियम मैग्नीशियम, 2 एलिमेंट दे दिया, किससे ज्यादा है? फर्स्ट बोलो, सेकंड बोलो, जो भी बोलो, है ना, जनरल किससे ज्यादा पूछा है? सोडियम किससे ज्यादा है? अच्छा हाँ, 1 मिनट। हाँ, जब ये अलोंग द पीरियड अगर आया ना तो वहां फर्स्ट सेकंड में अंतर पड़ता है। डाउन द ग्रुप फर्स्ट बोलो, सेकंड बोलो, थर्ड बोलो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सबका सेम रहेगा। अलोंग द पीरियड में फर्क पड़ता है। जैसे कि अगर यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की अगर बात करता हूँ तो क्या होता है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 281 है ना, यहाँ पे यस सर 282 है ना। अलोंग द पीरियड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, बढ़ता है। यस सर इसीलिए फर्स्ट जब निकालेंगे इलेक्ट्रॉन को उस टाइम कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज पहला इलेक्ट्रॉन निकालते वक्त दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन स्टेबल नहीं है। ठीक है ना, वो ध्यान देना। दोनों में स्टेबल नहीं है ना तो पीरियोडिक ट्रेंड काम करेगा। पीरियोडिक ट्रेंड के हिसाब से आयनाइजेशन एंथैल्पी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ट्रेंड ही हम यूज करेंगे, बिकॉज यहाँ पे ये 1 है 2 पे कोई भी स्टेबल कॉन्फिगरेशन यहाँ पे आपको नहीं मिल रहा है। तो आप बोलेंगे मैग्नीशियम का ज्यादा है, सोडियम का कम है। Yes. अगर वो आयनाइजेशन 2 बोलेगा ना, एक इलेक्ट्रॉन निकालने का कॉन्फिगरेशन क्या हो गया, इसका 2,8 हो गया, इसका 2,8,1 हो गया। अब इसका कॉन्फिगरेशन स्टेबल हो गया है ना। यस सर इसमें ज्यादा होगी क्या? अब आयनाइजेशन 2 जो है ना सोडियम का ज्यादा होगा ओके मैग्नीशियम से। ठीक समझ रहे हो? यस सर यस अगर अलोंग द पीरियड पूछते हैं ना तो ध्यान देने का, उस टाइम फिर कॉन्फिगरेशन लिख के करने का जो भी उसने आयनाइजेशन पूछा है, राइट कॉन्फिगरेशन। अगर Okay, sir. स्टेबिलिटी नहीं है कॉन्फिगरेशन कोई दिक्कत नहीं है, पर स्टेबल है तो फिर उल्टा हो जाएगा सीक्वेंस। ग्रुप में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। यस सर यस, ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। थैंक यू सर Thank you, sir. थैंक यू।